हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 एटम्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कि यहाँ पे देखो एनर्जी का ये फॉर्मूला है। चलो उसको कॉपी कर लेते हैं, उसी का हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब एनर्जी कौन कौन सी मिलेगी, कौन कौन सी वेवलेंथ मिलेगी, वो कहाँ से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करके किधर जा रहा है। सपोज n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन गया n इक्वल टू 3 में, तो जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में वापस आएगा, क्योंकि n इक्वल टू 3 पे वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रह पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में एटम है वो स्टेबल नहीं रहता। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर ही वो वापस आएगा। और जब रिटर्न आएगा तब जो एनर्जी डिफरेंस है, सपोज यहाँ का एनर्जी लेवल है उस हिसाब से इनिशियल एनर्जी EI, यहाँ का एनर्जी लेवल है उस हिसाब से एनर्जी फाइनल एनर्जी EF। तो जो EI माइनस EF एनर्जी डिफरेंस है, उतनी एनर्जी का वो फोटोन रिलीज करेगा, और वो एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी हमें वही चीज करनी है। तो डेल्टा E यहाँ पे क्या मिलेगा सोचो। तो डेल्टा E इक्वल टू आपको मिलेगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल माइनस फाइनल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रेडिएट हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है मतलब इनिशियल एनर्जी लेवल की एनर्जी ज़्यादा थी, फाइनल एनर्जी लेवल की एनर्जी कम थी। ठीक है, चलो तो डेल्टा E इक्वल टू hc/λ लिख सकता हूँ, और EI माइनस EF करना है, तो मुझे तो इतनी ही ज़रूरत है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, देखो यहाँ पे, और दूसरा फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिल गया, और दोनों के बीच में मुझे क्या रखना है? सब्ट्रैक्शन। ये एक, ये दूसरा, और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन। फर्क क्या रहेगा? यहाँ पे Ni आएगा और यहाँ पे NF आएगा। चलो यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या निकलता है? me⁴ 8ε0² h², इतना कॉमन। यहाँ पे 1/NF² माइनस माइनस ये कैंसिल आउट होके पॉजिटिव बनेगा, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ 1/NF² माइनस 1/Ni²। और ये मुझे मिला hc/λ। ठीक है, c/λ को मैं फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और ये जो h है वो इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो h यहाँ पे नीचे जाके क्या बना देगा? h³। मुझे अगर 1/λ चाहिए तो me⁴ / 8ε0² CH³ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे H एंड C दोनों नीचे आएंगे, तो C ने अपनी जगह बना ली, और h² के साथ h मल्टीप्लाई होके बन गया h³। ओके, ये 1/NF² माइनस 1/Ni²। ठीक है, जो इतना पार्ट है उसको हमने नाम दे दिया रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, सभी को रिप्लेस करके मैं कोई एक वैल्यू डाल सकता हूँ, तो इसलिए 1/λ इक्वल टू फॉर्मूला बना r इंटू 1/NF² माइनस 1/Ni², वेर r इक्वल टू क्या बनेगा? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है? तो देखो यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक प्रैक्टिकल वैल्यू जो बामर सीरीज में मिलती थी, और एक थियोरेटिकल वैल्यू जो यहाँ पे
जितने भी कांस्टेंट है उसको सब्सटीट्यूट करो तब मिलती है। तो जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स है। अदरवाइज यहाँ पे सभी वैल्यूज डाल दो तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.03 इंटू 10⁻7। तो टेक्स्ट बुक में देखो दोनों वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। और ये वेवलेंथ का फॉर्मूला मिल गया और इस हिसाब से हमने बाकी की सारी सीरीज देखी थी, आपको याद है तो लाइमन बार्मल पास्टन सीरीज, ब्रैकेट एंड फॉन्ट सीरीज, ठीक है। लाइमन के लिए NF इक्वल टू आपको याद है तो 1 था। तो आप ग्राफ में देखोगे जो टेक्स्ट बुक में ग्राफ दिया है, लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से मिलेगी, सेकेंड लाइन यहाँ से, थर्ड लाइन यहाँ से। मतलब देखो n इक्वल टू ये 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 आपको एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से आता है, सॉरी सेकेंड से 1 में आता है तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, थर्ड से 1 में आता है तो लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन, 4 से 1 में आता है तो लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन, ठीक है। तो पूरा डायग्राम आपको दिया हुआ है। अगर 1 में आए तो लाइमन, अगर 2 में आता है तो बाल्मर सीरीज बनेगी, 3 में आता है तो पास्टन सीरीज एंड 4 में आता है तो ब्रैकेट सीरीज, 5 में आता है तो फंड सीरीज। क्लियर? ओके। तो वो सब सीरीज कैसे मिलती है उसका एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत अपने ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, इसलिए एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। याद है बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? L इक्वल टू NH/2π। ये बोहर ने एडॉक बेस पे लिया था, मतलब सिर्फ प्रिडिक्शन किया था कि एटम को अगर स्टेबल रहना है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एंगुलर मोमेंटम NH/2π होनी ज़रूरी। क्यों हो रही है वो पता नहीं था, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे डी ब्रोगली ने क्या एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझना। हमने धीरे धीरे ये प्रूव तो कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब मैटर पार्टिकल और मटेरियल पार्टिकल के पास वेव फॉर्म होता है, वो हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ा था। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आपको आई थिंक याद होगा चैप्टर, ठीक है। अब बोहर ने क्या कहा, सॉरी डी ब्रोगली ने क्या कहा वो अच्छे से समझो कि कोई एक सपोज ऐसी स्ट्रिंग है, 11th स्टैंडर्ड के वेव्स नाम के चैप्टर में ये आता है। कोई एक स्ट्रिंग है, उसको हमने टाइटली बाउंड करके रखा है दोनों तरफ के रिजिड सपोर्ट से, और फिर उसको ज़रा सा नीचे की ओर खींच के मैं छोड़ दूँ तो वेव फॉर्म क्रिएट होंगे। कैसे? ऐसे वेव फॉर्म्स। ओके, और वहाँ पे टकराने के बाद वो वापस भी आएंगे तो एक पूरी एक पैटर्न बनाएंगे, स्टेशनरी पैटर्न, ठीक है। जहाँ पे कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड ज़ीरो रहता है, जहाँ पे कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड ज़ीरो रहता है, जैसे कि ये पोजीशन, एंडिंग पोजीशन देखो, उसको बोला जाता है नोड। वैसे ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये सारे क्या हैं? नोड्स, ठीक है। 11th का आप पढ़े नहीं हो इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, शायद लॉकडाउन की वजह से अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट अच्छे से देखो। जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो ये क्या बनेगा? एंटी नोड्स, ठीक है। अब ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे ऐसी पैटर्न बनती है जिसके एंडिंग पॉइंट्स पे नोड्स है, तो ऐसे वेव्स ही ये स्ट्रिंग के ऊपर सस्टेन कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। अगर वेव पैटर्न ऐसी बनी, समझना, ये सपोज स्ट्रिंग है,
और वेव पैटर्न ऐसी बनती है, यहाँ से स्टार्ट हुई, कहीं पे भी एंड हो गई देखो। तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि जो वेव पैटर्न है वो क्लियरली आपको दिखाई ही नहीं देगी। तो यहाँ पे फेज है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, और कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा तो कहीं ना कहीं पे वेव्स एक दूसरे को अपोज करके कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब वेव्स को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो कुछ ऐसी पैटर्न बननी चाहिए। तो डी ब्रोगली ने सोचा कि ऐसा इलेक्ट्रॉन में भी होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है और वेव की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से स्टार्ट करता है कोई भी एक एनर्जी लेवल के अंदर अपनी मोशन, तो कुछ इस तरह करना चाहिए, एक वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ। अच्छे से मेरे से बनेगा भी नहीं क्योंकि ये टैबलेट है ना, तो एक तो पेन है वो मेरी बात नहीं मानती, मैं कभी उसकी बात नहीं सुनता। चलो ये वेव्स तो बने। ओके, अच्छे से नहीं बने, टेक्स्ट बुक में है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो वेव्स यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। मतलब ये एक वेवलेंथ, ये दूसरी वेवलेंथ, तीसरी वेवलेंथ, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो ये जो टोटल लेंथ है वो अभी क्या बनी, 7 लैम्बडा, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ है वो 1 लैम्बडा चल सकती है, 2 लैम्बडा चलेगी, 3 लैम्बडा चलेगी, 8 लैम्बडा, कोई भी इंटीजर नंबर है चलेगी, बट 8.3 लैम्बडा नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो उस ऑर्बिट पे सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया था, ऐसे वेव्स है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे, इसीलिए ऐसे वेव्स को बोला जाता है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स मतलब जिसकी एनर्जी लूज नहीं हो रही है, एक जगह पे स्टेबल है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फिर डी ब्रोगली ने कहा कि जो लेंथ है मतलब 2πr वो होनी चाहिए n लैम्बडा के फॉर्म में। क्लियर? अब 2πr इक्वल टू n लैम्बडा, तो उसने तो ये भी कहा था कि लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन एम वी, याद है? ओके, एम वी को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो एम वी आर इक्वल टू क्या हो गया, NH अपॉन 2π। मतलब यहाँ पे L इक्वल टू हमें मिल गया NH अपॉन 2π, ये प्रूव हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो L इक्वल टू NH अपॉन 2π मतलब जो बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट था वो यहाँ पे प्रूव हुआ। और अगर एंगुलर मोमेंटम इतनी होगी तो ही इलेक्ट्रॉन के वेव्स जो है वो सस्टेन कर पाएंगे। ओके, चलो अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस भी थी, तो 2 लिमिटेशंस लास्ट में आपको दी हुई है, वो अच्छे से पढ़ लेना। अगर उसमें कहीं पे भी डाउट लगे तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं, अगर किसी को डाउट है तो कांटेक्ट करना। और ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट लगे तो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जाम्पल के सॉल्यूशन से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।